हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों अपन आज यूनिट 1 ठोस अवस्था के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अपन जो एनसीईआरटी है उसको लेके चलेंगे और उसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो अपने बोर्ड क्लास की दृष्टि से आईएमपी है, उनको पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो प्रथम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति या ऐसी कौन सी कंडीशन है जो किसी पदार्थ के ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। ठीक है, अर्थात कोई पदार्थ ठोस अवस्था में, तो इसके अनुकूल के मतलब इसके अस्तित्व के लिए कौन सी परिस्थिति जो है वो अनुकूल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि आप उच्च ताप कर दोगे तो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, और यदि यहाँ पे आप देखें कि उच्च ऊष्मीय ऊर्जा और दुर्बल संसंजक बल, ये दोनों क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति हैं ठोस अवस्था हेतु। केवल यदि अपन देखें तो निम्न ताप एक ऐसी परिस्थिति है जो ठोस अवस्था हेतु क्या है, अनुकूल है। अब बात करें अपन द्वितीय क्वेश्चन की, तो इसमें से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। सभी को पता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस रहते हैं उसमें क्या रहता है, निश्चित और अभिलाक्षणिक, ठीक है, संकलन ऊष्मा रहती है, ये भी सही है। ठीक है, संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था एक नियमित एवं पुनरावृत्त पैटर्न रहता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों के लिए ये भी सही है। और एक वास्तविक ठोस होते हैं, ठीक है, आभासी ठोस नहीं होते, ये भी सही है। बस ये जो व्यवस्था है ये क्रिस्टलीय ठोसों की क्या होता है, गुण नहीं होता समदैशिक प्रकृति, बल्कि क्या होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं, विषमदैशिकता को दर्शाते हैं। कैसे होते हैं ये, विषमदैशिक होते हैं, या फिर इनको अपन बोले तो क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपी दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो ग्रेफाइट है, ठीक है, क्रोम एलम है, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और जो क्वार्टज कांच है ये कैसा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, पर वहीं पे यदि बात करें क्वार्टज की, ठीक है, तो जो क्वार्टज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के व्यवस्थित संरेखण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर संरेखण देखना है। तो आप सभी को पता है बच्चों, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो तो ये क्या किसको दर्शाता है, लौह चुंबकत्व को दर्शाता है। अपन यहाँ पे देखें कि जो प्रति लौह चुंबकत्व होता है उसमें क्या होता है कि एक जो संरेखण है वो क्लॉकवाइज रहता है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर 4 अपने के लिए उपयुक्त रहेगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया कि क्वार्टज कांच, ठीक है, आपको पता है क्वार्टज कांच कैसा होता है, अक्रिस्टलीय। ठीक है, अभी देखें अपन अक्रिस्टलीय के अपवर्तनांक मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। ठीक है, आइसोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात अपवर्तनांक क्या होगा, सभी दिशाओं में समान रहेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अथवा गलत है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये ढूंढना है। तो देखो, अक्रिस्टलीय ठोसों में आप सभी को पता है कि गर्म करने से, ठीक है, किसी एक ताप पर क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रिस्टलीय हो जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, लंबे समय तक रखने पर इसमें क्रिस्टल का गुण आ जाता है, ये भी सही है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करने पर सांचे में ढाला जा सकता है, ये भी सही है, जैसे प्लास्टिक वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है, कांच वगैरह। लेकिन क्या होता है, यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये किसका गुण है, ये क्रिस्टलीय ठोसों का गुण है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गुण होता है बच्चों को कौन सा होता है, ये समदैशिकता को दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। तो आंसर 4 हमारे लिए सही है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण क्या है। अब सभी को पता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जालक के जो अवयवी कण हैं, ठीक है, वो एक नियमित व्यवस्था रखते हैं और नियमित व्यवस्था दीर्घ परास तक रखते हैं, बहुत लंबी व्यवस्था एक जैसी रखती है, इसलिए इनका क्या होता है, एक निश्चित गलनांक पाया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि क्रिस्टलीय जालक में आयोडीन के अणु, ठीक है, जो आयोडीन के अणु हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा बंधे रहते हैं, अर्थात इसमें कौन सा आकर्षण बल इनको आयोडीन के अणु को बांधा रहता है।
तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा रहेगा, लंदन फोर्स या लंदन बल रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो ठोस CO2 है, ठीक है, ठोस आयोडीन है, ठीक है, ड्राई आइस है, इनमें कौन सा आकर्षण बल होता है, वंडरवाल आकर्षण बल। ठीक है, एक प्रकार का लंदन आकर्षण बल रहता है। यहीं पे यदि हम बात करें द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया, ठीक है, ये एक प्रकार का ये भी आकर्षण बल है। तो ये ऐसे ठोसों में पाया जाता है जिसमें दो पोल पाए जाते हों या दो ध्रुव पाए जाते हों, जैसे कि यहाँ पे HCl द्विध्रुवीय होता है H+ और Cl- के रूप में। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब यदि यहाँ पे हम देखें सहसंयोजक बंध, ठीक है, सहसंयोजक बंध, ठीक है, किस में पाया जाता है, जैसे हीरा है, क्वार्टज है, ठीक है, जिन जो क्या होते हैं परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, उनमें सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। फिर अगला है कूलाम बल। तो जो कूलाम बल है बच्चों, एक प्रकार से ये आयनिक बंध होता है। ठीक है, तो आयनिक बंध, ठीक है, किन में पाया जाएगा, NaCl KCl इस प्रकार के आयनिक ठोसों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयोडीन है या फिर ये ठोस CO2 है, ठीक है, ड्राई आइस, इसमें एक बल पाया जाता है जिसको बोलते हैं अपन लंदन बल। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से जालक, ठीक है, नेटवर्क ठोस है। ठीक है, अब आप सभी को पता है नेटवर्क ठोस किसको बोलते हैं, सहसंयोजक ठोस रहते हैं उसी को नेटवर्क ठोस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीरा है वो सही आंसर रहेगा क्योंकि यही सहसंयोजी नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, ठीक है, विद्युत का चालक नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये भी विद्युत का चालक होता है। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड सॉलिड ये भी विद्युत का चालक होता है। ठीक है, सिर्फ जो आयोडीन ठोस है और यहाँ पे H2O ठोस है ये दोनों विद्युत के चालक नहीं होते हैं। तो आंसर C और D यहाँ पे हमारे लिए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आयनिक ठोस है उनका गुण नहीं है या अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो आयनिक ठोस हैं ये भंगुर प्रकृति की भी होते हैं। ठीक है, अन्योन क्रिया में अत्यधिक प्रबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आयनिक बंध पाया जाता है और विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं जो कि क्रिस्टलीय ठोसों का एक मुख्य गुण है। ये भी सही है। बस ये क्या होता है यहाँ पे एक आंसर ये सही है कि जो गलित अवस्था है इसमें ये विद्युत के बहुत कम, विद्युत चालकता बहुत कम होती है, जबकि ऐसा नहीं है जैसे जो आयनिक ठोस हैं ये गलित अवस्था में विद्युत के अच्छे खासे चालक हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर ए यहाँ पे सही रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कि जो ग्रेफाइट है, ठीक है, इसमें जो रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। ठीक है, मतलब किसके कारण ये विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ग्रेफाइट की जो संरचना है कुछ इस प्रकार रहती है कि इसमें sp2 संकरण रहता है और इसके कारण क्या होता है, इसमें मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये मुक्त या फ्री संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, ये इसमें विद्युत चालकता का गुण आ जाता है। ठीक है, इसका कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड, मतलब कौन सा एक ऑक्साइड है जिसका विद्युत सुचालक या विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप की स्थिति में ये विद्युत का सुचालक भी हो सकता है और विद्युत रोधी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइटेनियम का जो ट्राई ऑक्साइड है ये ताप पर निर्भर करता है कि ये सुचालक होगा कि कुचालक होगा, तो ये आंसर यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑक्साइड है ये धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्साइड, ये क्या करता है, धातुओं के समान विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 रहता है और ये क्या होता है, इसमें क्रोमियम 4+ अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड में। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो जो क्रोमियम का ऑक्साइड है, ठीक है, यदि इसके 4+ ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके कारण क्या होता है, ये धातुओं के समान विद्युतीय गुण दर्शाता है। अगला है कि किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थान या जो जालक बिंदु हैं द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता, मतलब जालक बिंदु में क्या नहीं रह सकता। तो आपको सबको पता है कि जालक बिंदु किसी क्रिस्टल को बनाने वाले बिंदु में 3 प्रकार के कण रह सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रह सकता या अध्यासित नहीं रह सकता। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया कि ग्रेफाइट को
किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो ग्रेफाइट क्या होता है, चालक ठोस होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। जालक ठोस होता है, ये भी सही है, ठीक है। सहसंयोजक ठोस भी होता है, ठीक है। आयनिक ठोस ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये आयनों से मिलकर नहीं बना होता, किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से, इसलिए क्या होता है, ये सहसंयोजी ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, खाली स्थान में धनायन अंतराकाशीय स्थान पे उपस्थित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये जो आंसर है ये आएगा फ्रेंकल दोष, क्योंकि फ्रेंकल दोष में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो धनायन है इसका आकार ऋणायन की तुलना में कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो धनायन है ये निकल के कैसे अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते हैं, और इनके जाने से जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अपन फ्रेंकल दोष। क्रिस्टलों में साटकी दोष तब प्रेक्षित होता है। देखो बच्चों, जो साटकी दोष है वो कब प्रेक्षित होता है, जब क्या होता है किसी जालक से, ठीक है, यहाँ पे जो धनायन उपस्थित होता है और जो ऋणायन उपस्थित होते हैं वो एक साथ क्या हो जाए, ठीक है, जालक बिंदु को छोड़ के बाहर निकल जाएं, अर्थात जितनी संख्या में धनायन बाहर निकले उतनी संख्या में ऋणायन भी जब जालक बिंदु को छोड़कर बाहर निकल जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, साटकी दोष होता है। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जालक में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन क्या हो जाए, जब अनुपस्थित हो जाए तो साटकी दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, इसमें लिखा है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो बच्चों देखो, जो पी प्रकार का अर्धचालक है ये कब देखने को मिलता है, जब अपन क्या करें समूह 14 के तत्व जैसे कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम में अपन क्या करें समूह 13 के तत्वों की अशुद्धि मिला दें, ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, जब इनकी अशुद्धि इनमें मिला देते हैं तब अपने को क्या देखने को मिलता है, पी प्रकार के अर्धचालक देखने को मिलते हैं। बच्चों यहाँ पे जो उपार्जित अंतिम आवेश रहता है, ठीक है, वो कैसा होता है, यहाँ पे उदासीन होता है, ठीक है, ना तो ये धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों इसी से मिलता जुलता है कि सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अब मिश्रित करना पड़ता है या डोपिंग करना पड़ता है या मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो सिलिकॉन है ये समूह 14 का तत्व है, ठीक है, सिलिकॉन क्या समूह 14 का तत्व है। अब अपने को एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है, अर्थात इसमें से समूह 15 की अशुद्धि मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समूह 15 की जो अशुद्धि मिलाते हैं तो इसमें जो संयोजकता रहती है वो क्या रहती है, 5, ठीक है, अर्थात इनके बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाह्यतम कोष में, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे 5, ठीक है। यदि हम यहाँ पे देखें कि सिलिकॉन में यदि हमको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना रहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समूह 13 की अशुद्धि मिलाते, जिसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3, अर्थात इनकी संयोजकता 3 प्राप्त होती। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, इसमें लिखा है कि फलक केंद्रित, ठीक है, एकक कोशिका में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होती है। बच्चों जो एफसीसी प्रकार के फलक केंद्रित घनी कोशिका है इसमें क्या रहता है, जो परमाणुओं की संख्या जेड है वो 4 रहती है, ठीक है। तो अर्थात ये 4 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो जितनी संख्या में बच्चों यहाँ पे परमाणु रहते हैं, ठीक है, एन बराबर, उससे डबल संख्या में क्या रहती है, यहाँ पे चतुष्फल की रिक्ति रहती है। तो यदि यहाँ पे एन बराबर 4 है तो यहाँ पे 2n बराबर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो यहाँ पे चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कि AgBr सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दोष दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये अपवाद तत्व बच्चों ये क्या करता है, शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है, अर्थात यहाँ पे आंसर ए एवं बी दोनों सही रहेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में कि किस युगल में अर्थात किस युग्म में सर्वाधिक संकुलन क्षमता है। तो बच्चों देखो HCP है, HCP की जो संकुलन क्षमता है वो कितनी दी होती है यहाँ पे 74%, ठीक है, और BCC की होती है यहाँ पे, ठीक है, कितनी होती है यहाँ पे 68%, अर्थात इसकी होती है 74%, इसकी होती है 68%। HCP की होती है 74% और CCP की भी होती है कितनी बच्चों 74%। तो ये आंसर सही रहेगा, सर्वाधिक संकुलन क्षमता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे BCC की फिर यहाँ पे 68 हो जाएगी, CCP की 74, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सेकंड वाला सही है। अगला है बच्चों यहाँ पे कि जो अंतः केंद्रित घनी व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत होता है, ठीक है।
तो जो अंतः केंद्रित घनी कोशिका रहती बच्चों, यहाँ पे जो संकुलन क्षमता 68% और रिक्ति रहती है कितनी, 32%। तो ये आंसर 2 सही यहाँ पे रहेगा। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एससीपी जो संकुल रहते हैं या जालक रहते हैं, इसकी जो उपसंयोजक संख्या रहती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये 12 रहती है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, फिर है यहाँ पे कि इसमें संकुलन क्षमता 74% रहती है, ये भी सही है। ठीक है, द्वितीय परत की चतुष्फल की रिक्तियाँ तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित रहती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इनका जो इस प्रकार की जो रिक्तियाँ ये तब बनती हैं जब प्रथम पंक्ति के गोलों के ऊपर द्वितीय पंक्ति रखी जाए और फिर तृतीय पंक्ति बिल्कुल इनके समान रहे। तो जो आंसर 4 है बच्चों ये बिल्कुल गलत रहेगा, असत्य रहेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था में चतुर्थ परत के गोले प्रथम परत के गोलों से पूर्णतः संरेखित रहते हैं। तो ये गलत है, इसमें कोई चतुर्थ जो परत है वो नहीं रहती, बल्कि जो तृतीय परत है वो प्रथम परत के समान होती है। ठीक है, तो ए बी प्रकार का ये संरेखण या स्पर में पाया जाता है। जो तृतीय परत है, ठीक है, वो प्रथम परत के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से किस संकुलित संरचना में धनायन तथा ऋणायन के लिए उपसंयोजन संख्या समान होती है। ठीक है, अर्थात उपसंयोजन संख्या समान होती है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर प्रथम ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो Cl आयन है ये FCC चालक बनाते हैं और जो Na आयन है, ठीक है, ये एकक कोशिका में सभी अष्टफल की रिक्तियों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो FCC चालक है, ठीक है, तो इसमें जो जितनी अष्टफल की रिक्तियाँ रहेंगी वो ये परमाणुओं की संख्या के बराबर रहती है। ठीक है, ये दोनों समान होते हैं। ठीक है, उपसंयोजी संख्या इनकी समान होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों 27 की द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में उपसंयोजी संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संकुल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ये द्विविमीय होता है। ठीक है, तो इसमें जो उपसंयोजी संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर होती है ये 4 रहती है, क्योंकि एक गोले को घेरने वाले यहाँ पे 4 गोले इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो संकुलन क्षमता रहती है बच्चों ये कितनी रहती है, ये 4 रहती है। अगला क्वेश्चन है कि अपमिश्रण अर्थात डोपिंग से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो आप सभी को पता है कि जो अपमिश्रण है, डोपिंग है, इससे इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं यहाँ पे। ठीक है, P एवं N प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक दोष हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को मिलाने पर, ठीक है, कौन सा प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो ये N प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अभी अपन ने देखे हैं कि यहाँ पे यदि अपन देखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो यहाँ पे यदि हम सिलिकॉन की बात करें तो ये समूह 14 का तत्व है। इसमें समूह 15 के तत्वों को जब मिलाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन धनी जो तत्व हैं, यदि इनको इसमें सिलिकॉन में मिला दें, जैसे अपन यहाँ पे फास्फोरस को मिला दें, तो यहाँ पे N प्रकार के अर्धचालक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात गलत अपन कथन को ढूंढना है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला जो है कि चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ का क्षीण आकर्षण होता है। सीधी सी बात है, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उनका क्षीण आकर्षण रहेगा। ठीक है, अभी यदि यहाँ पे देखें तो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन परस्पर विपरीत अभिविन्यासित रहते हैं। आप सभी को पता है कि जो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ हैं वो किस प्रकार रहते हैं कि एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये कथन भी पूर्णतः सही है। ठीक है, फिर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, ठीक है, उनके चुंबकीय आघूर्ण को परस्पर निरस्त कर देता है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि यदि आप देखें तो यहाँ पे इसका चुंबकीय आघूर्ण इसको निरस्त करेगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण इसको निरस्त करेगा, क्योंकि ये विपरीत क्या है, अभिविन्यासित रहते हैं। तो ये कथन भी सही है। बस यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ठीक है, कि लौह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी रूप से चुंबकत्व प्रदान नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 कि आयनिक ठोसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात गलत कथन यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो आयनिक ठोस हैं ये बड़े आयन, ठीक है,
निबिड संकुलित संरचना बनाते हैं, ठीक है, ये सही है। छोटे आयन अपने आकार के अनुसार चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियों में चले जाते हैं, ठीक है। बड़े आयन क्या होते हैं, संकुल बनाते हैं, और छोटे आयन क्या होते हैं, चतुष्फलकी अष्टफलकी रिक्ति में चले जाते हैं, ये भी सही है। सभी रिक्तियाँ, ठीक है, अध्यासित होना आवश्यक नहीं होता, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी फिल हों रिक्तियाँ, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि चतुष्फल की जो रिक्तियाँ हैं, ठीक है, वो अष्टफल की रिक्तियों का अध्यासित अंश, ठीक है, रिक्तियों में अध्यासित होने वाले आयनों की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये कथन पूर्णतः गलत है। आयनों की त्रिज्या, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे निर्भर नहीं करती। बच्चों यहाँ पे जो चतुष्फल की रिक्ति हैं या जो अष्टफल की रिक्ति हैं कि ये कितने % यहाँ पे ये फिल रहेंगी, ये आयनों की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कि लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्थायी चुंबक बन जाते, क्योंकि कि जो सभी डोमेन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, संरेखित या अभिविन्यासित हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात एक ही दिशा में इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अभिविन्यासित हो जाएंगे, ठीक है। इसके कारण ये क्या होता है, स्थायी चुंबक बन सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता का सही क्रम है। आप सभी को पता है कि जो FCC है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता इसमें पाई जाती है 74%, फिर BCC में पाई जाती है 68%, और सामान्य जो जालक रहते हैं उनकी होती है 52.4%। तो ये आंसर भी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दोष प्रभंश के कारण होता है, ठीक है। तो प्रभंश है उसका मतलब होता है विस्थानी दोष, अर्थात यहाँ पे एक आयन अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाए तो इसको बोलते हैं अपन फ्रेंकल दोष, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो धनायन है अपना स्थान छोड़कर यहाँ पे रिक्ति के स्थान पे, अंतरकाशीय स्थान पे आ जाता है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रभंश या विस्थानी दोष। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें पूछा गया कि CCP या घनी निबिड संकुलन में एकक कोशिका में, ठीक है। तो बच्चों इसका जो पहला ऑप्शन है कि 4 चतुष्फल की रिक्तियाँ होती हैं, तो ये यहीं से गलत है, क्योंकि CCP में क्या होती हैं 8 यहाँ पे चतुष्फल की रिक्तियाँ रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर डी, एकक कोशिका के भीतर 8 चतुष्फल की रिक्तियाँ रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जेड रहता है इसका 4 परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। n बराबर कितना आता है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे चतुष्फल की रिक्तियाँ कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि FCC, BCC एवं सामान्य एकक कोशिका में गोलों की त्रिज्या के रूप में एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, अर्थात अपने को एक ही लंबाई निकालना है, एकक कोष्ठिका की एक ही लंबाई। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप देख लो कि जो त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ पे FCC जो जालक है उसकी जो त्रिज्या है वो होती है R बराबर A/2 ठीक है। यहाँ पे जो BCC जालक है इसकी जो त्रिज्या निकलती है, ठीक है, वो निकलती करनी 3A/4, और यहाँ पे हम यदि बात करें कि जो सामान्य कोशिका रहती है, ठीक है, तो उसकी जो त्रिज्या रहती है, ठीक है, A/2। तो अपने को यदि यहाँ पे A ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। यदि अपन A को यहाँ पे ले जाएं तो ये बनता है 2×2R, ठीक है। यदि इसकी देखें अपन यहाँ पे BCC जालक के लिए, तो यहाँ पे ये FCC है, तो BCC जालक के लिए जब अपन यहाँ पे इसको इस प्रकार पुनः अरेंज करें, जब इसको अपन, तो जब पुनः अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4R यहाँ पे चला जाएगा और करनी 3 यहाँ पे इसके बटे में चला जाएगा। और यदि इसको देखें अपन A यहाँ पे लें तो ये 2R यहाँ पे हो जाएगा। तो यदि अपन यहाँ पे देखें तो जो आंसर A है ये बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 से बच्चों यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से ठोसों में चालकता का सही क्रम है, ठीक है। तो जो धातु होती हैं ये कुचालकों से बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, चालकता दर्शाती हैं, और जो कुचालक होते हैं ये कम चालक होते हैं अर्धचालक से, ठीक है। तो ये आंसर ए बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। तो बच्चों ये अपने यहाँ पे 37 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है यहाँ पे 38 से, ठीक है, ये अपन अगले वीडियो में देखेंगे।